एक और नए वीडियो में। आज हम करेंगे डैफोडिल्स पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हमारी क्लास 7 की बुक में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है बच्चों वो है, व्हाट इज द सिमिली इन द फर्स्ट वर्स। पहले वर्स के अंदर जो सिमिली है वो बताइए। द सिमिली इन द फर्स्ट वर्स इज दैट द पोएट हैज़ कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद द फ्लोटिंग क्लाउड ओवर द हिल्स एंड वैलीज। तो कवि ने अपने आप को कंपेयर किया है किससे? बादलों से कंपेयर किया है जो कि पहाड़ों और घाटियों के ऊपर से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द पोएट फ्रॉम द फर्स्ट टू वर्सेस। पहले दो वर्सेस के अंदर से हमको पोएट के बारे में क्या जानकारी मिलती है, क्या सीखते हैं हम उसके बारे में। द पोएट लाइक्स टू रोम अराउंड लाइक अ क्लाउड फ्लोट्स ओवर हाई वैलीज एंड हिल्स। तो यहाँ पर सीखने को ये मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि पोएट जो है वो जगह जगह भटकता रहता है। रोम अराउंड यानी कि इधर उधर भटकना, एक बादल की तरह, जैसे एक क्लाउड फ्लोट करता रहता है पहाड़ों और वैलीज के अंदर से के ऊपर से, वैसे कवि है वो भी इधर उधर फ्लोट करते हुए रोम करता रहता है। ही इज़ अ पैटर्न ऑफ द सूदिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। वो वातावरण, प्रकृति का बहुत ही ज़्यादा, प्रकृति से उनको बहुत ज़्यादा लगाव है, वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। ही केप्ट ऑन गेजिंग ऑन द एंडलेस डेफोडिल्स। और डेफोडिल्स जो कि एक तरह का फ्लावर होता है उसको वो देखता रहता है, बड़ा ही घूर कर, बोलो तो बड़ा ही ध्यान से उसको देखते रहते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, हाउ आर द डेफोडिल्स डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट टू वर्सेस। पहले दो वर्सेस के अंदर डेफोडिल्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। द पोएट फाउंड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स ऑल ऑफ अ सडन। They were fluttering and dancing beside the lake and under the trees. They are stretched along the margin of a bay in line which never ceases. They were shining and twinkling continuously like stars in the Milky Way galaxy. कवि जो है जब वो एक दिन घूम रहा था तो उसे काफ़ी सारे डेफोडिल्स, यानी कि डेफोडिल्स गोल्डन, यानी कि उनका रंग होता है पीला, सुनहरी रंग होता है, तो सुनहरी रंग के उसको डेफोडिल्स दिखाई दे काफ़ी सारे सडनली। वो सब एक फ्लटर कर रहे थे, यानी कि हवा जब पड़ती है फूलों पे तो कैसे वो हिलते हैं, फ्लटर कर रहे थे और डांस कर रहे थे, इधर झूल रहे थे एक लेक के किनारे पे पेड़ों के नीचे। और वो जो थे फूल थे वो बे, यानी कि एक पूरे लेक के किनारे पे दूर लंबी एक लाइन उनकी लगी हुई थी जो कभी ख़त्म नहीं हो रही थी, यानी कि बहुत लंबी लाइन थी जो डेफोडिल्स फ्लावर्स की थी। और वो शाइन कर रहे थे, ट्विंकल कर रहे थे, जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, उसी प्रकार वो भी ट्विंकल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द सिमिली इन द सेकेंड वर्स। सेकेंड वर्स के अंदर सिमिली क्या है। द सिमिली इन द सेकेंड वर्स इज दैट द डेफोडिल्स हैव बीन कंपेयर्ड विद द शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी। तो दूसरे वर्स के अंदर जो डेफोडिल्स हैं उनको कंपेयर किया गया है मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स के साथ। जिस प्रकार से स्टार्स जो हैं, तारे हैं, हमारी पृथ्वी से हम देखते हैं ना, क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अंदर जो हमें अंतरिक्ष में जो तारे आसमान में दिखाई देते हैं वो कैसे ट्विंकल कर रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं, तो उसी से इनको कंपेयर किया गया है। इसीलिए यहाँ पर एक तरह से हमें सिमिली देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द थर्ड वर्स व्हाई इज़ द पोएट सो हैप्पी। तीसरे वर्स के अंदर कवि जो है बहुत ही खुश है, ऐसा क्यों। In the third stanza, the poet further says that the waves of the daffodils were more sparkling than those of the lake. A poet cannot help being happy in such merry company of the daffodils. The poet keeps on watching them and some thoughts appears in his mind. तो कवि जो है इतना खुश क्यों है। तो पहली बात बताई गई है कि हमने देखा कि डेफोडिल्स जो थे वो एक लेक के किनारे थे, लंबी उनकी कतार थी जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में वो फैले हुए थे। तो कवि कहता है कि जो वेव्स, यानी कि उस लेक के अंदर, उस झील के अंदर जो लहरें उठ रही थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उन डेफोडिल्स की लहरें थी जब वो हवा से लहरा रहे थे। पोएट अपने आप को खुश होने से रोक ही नहीं पा रहा था, उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी और वो उनको देखते देखते उनको देखकर कई विचार कवि के मन में उठने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ द लास्ट वर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्सेस। आखिरी वर्स जो है वो दूसरे वर्सेस से अलग कैसे है। दूसरा क्वेश्चन है, इज द पोएट डिस्क्राइबिंग अ डिफरेंट मूड फ्रॉम दैट एक्सप्रेस्ड इन द प्रीवियस वर्सेस। तो पिछले वर्सेस के अंदर जो मूड था उससे अलग कुछ मूड यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है लास्ट वर्स के अंदर। तो देख लेते हैं, चलिए पहले हम आंसर देंगे कि हाउ इज द लास्ट वर्स डिफरेंट कैसे है। द लास्ट वर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्सेस। इन द प्रीवियस थ्री वर्सेस द पोएट वाज प्रेजेंट नियर द सी ऑफ डेफोडिल्स बट इन द फोर्थ वर्स ही इज अवे फ्रॉम देम। तो पहले तीन वर्सेस के अंदर कवि जो है वो डेफोडिल्स के काफ़ी करीब है और अंतिम वर्स के अंदर वो उनसे दूर हो गया, काफ़ी दूर है। अब पूछा गया है
कि क्या मूड जो है वो अलग बताया गया है जब वो दूर हो जाता है उनसे। तो yes, the poet describing a different mood from that expressed in the previous verses. In the previous three verses the poet was happy and joyful mood, but in the last verse the poet is in lonely and thoughtful mood. He recalls the scene of the daffodils to gain bliss in his solitude. हाँ, कवि का जो मूड है अभी काफ़ी अलग हो चुका है, जैसे पहले 3 वर्सेस के अंदर देखा उससे बिल्कुल अलग। पहले 3 वर्सेस में बहुत ही खुश था, बहुत ही प्रसन्न था, उसका मूड बहुत अच्छा था, लेकिन लास्ट वर्स में कवि जो है लोनली, एकदम अकेला फील कर रहा है। उसका जो मूड है थॉटफुल, यानी कि काफ़ी विचाराधीन हो गया, विचार कर रहा है, काफ़ी सोच रहा है वो खोकर, और वो रिकॉल करता है उस सीन को, डैफोडिल्स के सीन को, कि जब उसने डैफोडिल्स देखे थे और अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा है उसी नज़ारे को सोच कर। The poet says in the last line that his heart dances with the daffodils. Is his heart really dancing? Find other examples in the poem where the poet uses words normally associated with the actions performed by a person to describe actions performed by other things like clouds, wind or flower. Do you know what word we use to describe this figure of speech? You will know when you read a little further. अब कवि जो है लास्ट लाइन के अंदर कहता है कि मेरा दिल जो है वो डांस करता है डैफोडिल्स के साथ। अब उसका हार्ट जो है क्या सच में डांस कर रहा है? ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी हमको इसमें से देख के बताने हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। The poet's heart is not actually dancing. It is the way to express the overflowing joy and happiness of his mind after watching the host of daffodils. एक्चुअल में कवि जो है वो खुद डांस नहीं कर रहा है, उसका मन डांस नहीं कर रहा है, बट ये एक एक्सप्रेशन है, यानी कि अपने विचारों को प्रकट करने का एक जरिया है। बताया गया है कि भी दिल डांस कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में मन डांस नहीं कर रहा था। The other examples in the poem where the poet uses words normally associated with actions performed by a person to describe actions performed by other things are, यहाँ पर किन शब्दों का उपयोग किया गया है कि जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं, इनके द्वारा जो काम किए गए हैं उसको दर्शाने के लिए। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, fluttering and dancing, shine and twinkle, tossing their heads, waves beside them dance। तो ये सब चीज़ें हमको बता रही हैं। To describe this figure of speech we use the word personification, और इन सब चीज़ों को प्रकट करने के लिए, दर्शाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं फिगर ऑफ स्पीच, उसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू थिंक द पोएट मीन्स बाय द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। इनवर्ड आई का क्या मतलब है, जो कि सॉलिट्यूड यानी कि हमारी आत्मा की खुशी होती है। डू यू एवर यूज योर इनवर्ड आई व्हेन? बाय द इनवर्ड आई द पोएट मीन्स टू हिज इमेजिनेशन पावर और हिज यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। कवि जो है वो अपनी यूनिक पावर, इमेजिनेशन की जो है उसको दर्शाता है इनवर्ड आई के द्वारा, यानी कि एक अंदरूनी ऐसा पार्ट जो कि कुछ यूनिक चीज़ों को सोच सकता है। यानी कि हम देखिए हमारी इमेजिनेशन तो कहीं भी पहुंच सकती है बिना कहीं जाए, तो उसी प्रकार कवि ने डिस्क्राइब किया है। द रेमिनिसेंस ऑफ द सीन ऑफ द डैफोडिल्स इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड इन द लोनली एंड थॉटफुल मूड ऑफ द पोएट। कवि जो है वो लोनली है, थॉटफुल मूड में है, लेकिन जब वो झलक पाता है डैफोडिल्स की तो वो उसकी आत्मा को एकदम से खुशी से भर देती हैं। He is lying in his couch in the thoughtful mood. The memory of the daffodils comes to his mind and gives him inexpressible pleasure in his loneliness. कवि जो है वो अपने काउच पे लेटा हुआ है और कुछ सोच रहा है, लेकिन तभी उसके दिमाग में वो डैफोडिल्स का ख्याल आता है जिसको उसने देखा था पहले 3 स्टांजा में जो मेंशन्ड है, और इससे इस ख्याल से ही उसका मन जो है वो खुशी से भर जाता है। The heart of the poet fills with pleasure and starts dancing like those of the daffodils. कवि का जो हार्ट है वो खुशी से फिल हो जाता है, यानी कि वो बहुत ही खुश होता है, खुशी से भर जाता है और वो डांस करने लगता है डैफोडिल्स की तरह। अब तीसरा प्रश्न है यहाँ पर अगला लास्ट की, क्या आपने ऐसा यूज़ किया है कभी? यस, आई डू यूज़ माई इनवर्ड आई एज आई एम heading to the school by school bus. I can see various scenes of social and economical inequalities. Some child still work in the tea shops in the markets. Some people cannot afford their daily groceries properly. Many children still not getting quality education. These facts compel me to use my inward eye and try to find out the reasons behind them. तो बच्चों वैसे हम ऑन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया गया है कि हाँ, जब मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ तो उस समय मुझे रास्ते में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उससे मैं अपनी इनवर्ड आई यानी अपनी फीलिंग को यूज़ करता हूँ। जैसे कि बताया गया है
जो सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी दिखाई देती है, यानी कि हमारे समाज के अंदर सोशल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर काफ़ी इनइक्वालिटी है, वो देखकर काफ़ी मुझे बुरा लगता है। कुछ बच्चे जो हैं चाय की दुकान में काम कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं कुछ लोग जो हैं वो डेली ग्रोसरी यानी कि डेली का अनाज खाना पीना ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको आज भी एजुकेशन प्राप्त नहीं होती है। तो ये फैक्ट्स जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, मुझे अपनी इनवर्ड आई को यूज़ करने में के लिए मजबूर कर देते हैं, और फाइंड करना पड़ता है मुझे कि इन चीज़ों के पीछे का कारण क्या है। कि कुछ लोग तो जो है बहुत कुछ उनके पास है, वो लोग सब कुछ पा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का बेसिक ज़रूरत की चीज़ें भी आज भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Why is it that many poets love nature? ऐसा क्यों है कि बहुत सारे पोएट्स कवि जो हैं वो नेचर को, प्रकृति से प्यार करते हैं। How does nature bring people to write poetry? नेचर के कारण लोग जो है पोएट्री कैसे लिखने लग जाते हैं। Many poets love nature due to its beauty and tranquility, which soothe their mind and helps to think deep. बहुत सारे कवि जो हैं उनको नेचर से बहुत लगाव होता है, क्योंकि नेचर जो है बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो एक प्योरिटी है वो उन लोगों के दिमाग को एकदम शांति से भर देती है, जिससे वो गहरी सोच में चले जाते हैं। दे लव कंट्री साइड एंड इट्स डार्क ग्रीनरी। उनको गांव के एरियाज जो होते हैं वो बहुत ही पसंद आते हैं, वहाँ की जो डार्क लश ग्रीनरी होती है वो बहुत पसंद आती है। दे हैव अ कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन टू टेक नोट ऑफ ऑल दैट दे सी अराउंड नेचर, ऑल दीज रिफ्लेक्ट्स इन देयर राइटिंग्स। वो जो भी चीज़ें आजू बाजू देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको बड़ा ही ध्यान से देखकर नेचर के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं, और वो गहराई से नेचर को समझने को, फील करने की कोशिश करते हैं, और ये सब चीज़ें हमें उनकी राइटिंग्स के द्वारा पता लगती हैं। The poet get inspired by the colors, beauty and forms of nature. They feel the deeper appeal of nature and the glory of it, that of the outer beauty of nature which is visible only on the surface. They get inspiration from the nature and they mold themselves in the reflection of nature and express them in their writings. कवि जो है, जितने भी कवि होते हैं वो नेचर की जो ब्यूटी है, कलरफुल, जो हमारे आजू बाजू जो नेचर जो है कलरफुल दिखाई देता है, उसकी खूबसूरती जो है, अलग अलग फॉर्म्स में नेचर जो है उसको देखते हैं, और पोएट्स उससे इंस्पायर होते हैं। वो नेचर को डीपली फील करते हैं, वो उसकी सिर्फ आउटर ब्यूटी को नहीं देखते हैं, वो उसके अंदर उतर कर उसको फील करते हैं, गहराई में जाकर उसको देखते हैं, और यही चीज़ें उनको इंस्पायर करती हैं, उनको अपनी राइटिंग्स लिखने के लिए इंस्पायर करती हैं, और उसी नेचर को, उसी रूप को हम लोग उनकी राइटिंग्स के द्वारा फील कर सकते हैं पढ़कर। What is the poem about? पोएम किस बारे में? Daffodils is one of the Wordsworth's most famous short poems. In it, the poet remembers that he once saw a beautiful scene, a lake, and the daffodils beside it. At that time, he was full of happiness because he felt everything around him was happy. Daffodils जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट पोएम है। इसमें कवि जो है वो रिमेंबर करता है उस सीन को जब वो एक खूबसूरत दृश्य देख रहा था, एक झील के किनारे का। झील बहुत ही खूबसूरत थी और उसके किनारे पे डैफोडिल्स जो फ्लावर्स थे वो उसको घेरे हुए थे किनारे पे, दूर तक लंबी कतार में। और ये देखकर लेखक जो थे, कवि जो थे, खुद भी हैप्पी हो गए, और देखा तो चारों तरफ का मंजर जो था वो भी बड़ा ही खुशनुमा दिखाई दे रहा था। रीड द पोएम अ नंबर ऑफ टाइम्स। व्हाट इज द मेन आइडिया इन द पोएम? पोएम के अंदर मेन आइडिया क्या है? नाउ रीड द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। What is the main idea of that poem? Make a list of the similarities in the poems. These can be ideas, words, a description, phrases or a point of view. अब हमने जो मेन आइडिया देखा इस पोएम का, पहले मैं बताने कि डैफोडिल्स का मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है। उसके बाद हमें द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री जो है कविता, इसको भी पढ़ना है और दोनों के सेंट्रल आइडियाज़ को कंपेयर करना है। तो चलिए देख लेते हैं। There are three main ideas or parts in the poem Daffodils. Daffodils में तीन पार्ट है mainly. The first deals with the poet himself. We learn something about him. पहला जो आइडिया है वो यही है कि कवि के बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में। दूसरे पार्ट में the second is about nature, the daffodils, the lake, the clouds, the stars. दूसरे में नेचर को रिप्रेजेंट किया गया है, डैफोडिल्स की बात की गई है, लेक दिखाई गई है, क्लाउड्स की बात की गई है, स्टार्स की बात की गई है, कंपेयर किया गया।
द थर्ड इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द पोएट एंड नेचर। तीसरे में कवि और नेचर के साथ जो संबंध है बीच में वो दिखाया गया है। वी लर्न दैट नेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन हिज लाइफ, दिस लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कवि और नेचर के बीच में रिलेशनशिप दिखाया गया है और यहाँ पर पता लगता है कि कवि के जीवन में नेचर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही इस कविता का सबसे मुख्य पार्ट है। और दूसरी कविता जो है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जिसके लेखक हैं W.B. येट्स, वो क्या बताना चाहते हैं कविता में? वो क्लियरली बताते हैं कि इवन इफ ही हैज़ टू लिव इन द सिटी विद ऑल इट्स इल्स, ही कैन फाइंड हैप्पीनेस एंड फील in his heart's core the beauty and peace of a far distant isle. This is one of the best known of Yeats' poems. It was written in 1893. Innisfree was an actual place in Ireland and Yeats had spent some time at this beautiful spot. The poet was attached to the place for the reasons he has given in the poem. It is peaceful, it is quiet, and it is surrounded by nature. यहाँ पर क्वाइट की स्पेलिंग गलत है बच्चों, इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्विट लिखा हुआ है। अब कवि जो है वो बताता है कि उसे कहीं भी रहना पड़े, अगर वो शहर में भी रहना पड़े उसको, तो भी उसके जीवन के अंदर जो आइल ऑफ इनिसफ्री, जो लेक आइल की बात की गई है, जो इस कविता में दर्शाई गई है प्लेस, उस प्लेस को कवि ने अपने हृदय में, अपने दिल में बसा लिया है और उसका जो एक जहन में आना ही कवि को खुशी प्रदान करता है। यानी कि उस जगह को देखकर, अपने जहन में उतार कर कवि अब कहीं भी चला जाए उस चीज़ को याद करके भी वो उस जगह पर खुशी से रह सकता है। ईट्स की ये कविता जो है ये 1893 में लिखी गई थी और इनिसफ्री एक्चुअल में एक जगह है आयरलैंड के अंदर। यानी कि कविता जो है काल्पनिक नहीं है, वैसे देखा जाए तो ये एक रियल जगह से जुड़ी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। जगह का नाम है इनिसफ्री और ये आयरलैंड में है एक जगह, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है। कवि ने अपने जीवन के कुछ समय यहाँ पर बिताया था और कवि इससे काफ़ी प्रभावित हुआ, इसीलिए कवि ने इसके ऊपर पोएम लिखी। और यहाँ पर जो पीस थी, जो शांति थी और नेचर से जिस तरह से ये जगह घिरी हुई थी, ये देखकर कवि जो थे बहुत ही उत्सुक थे, बहुत ही ज़्यादा शांति से उनका मन भर गया था। अब सिमिलरिटी की बात करते हैं। सिमिलरिटी, बोथ ऑफ द पोएम्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ द सीरीन ब्यूटी ऑफ नेचर, दे रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड रिगेल ऑन देम। बोथ ऑफ देम टॉक्स about the tranquility of nature that impacts them a lot. दोनों ही कविताओं के अंदर नेचर की जो खूबसूरती है, नेचर की जो अनबिलीवेबल जो ब्यूटी है, इसकी बात की गई है। और नेचर जो है कितना खूबसूरत है, कितना ज़्यादा वो रंगीन है, इसके बारे में कवि ने दोनों ही कविताओं में बात की है। यानी कि दोनों के अंदर ही समानता यही है कि ये दोनों नेचर की खूबसूरती को दर्शा रही है। Yeats wants to get peace going to the Isle of Innisfree, and on the other hand Wordsworth finds peace merely thinking about the serenity of the host of daffodils in his lonely and thoughtful mood. Yeats wants to live alone in the Isle of Innisfree. Wordsworth also enjoys the daffodils on the bliss of his solitude. Yeats जो है वो Isle of Innisfree, इनिसफ्री का जो आयल है, आयल कहा जाता है आइलैंड को, वो वहाँ जाकर उसकी खूबसूरती और शांति से अपने जीवन को भरना चाहते हैं, उससे उनको खुशी मिलेगी। लेकिन वर्ड्सवर्थ जो है वो चाहते हैं कि डैफोडिल्स, जो फ्लावर्स जो थे लेक के किनारे पे, उनको देखकर ही उनके जीवन में खुशी, उनकी अंतरात्मा जो है वो गदगद हो गई, यानी कि खुशी से भर गई है। तो दोनों ही कविताएं नेचर के काफ़ी करीब है, नेचर पे ही बेस्ड है। तो ये थी बच्चों हमारी कविता डैफोडिल्स के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।